हेलो एंड वेलकम टू रियासत। मेरा नाम फ़ारूक पताफी है। नाजरीन, जो इस प्रोग्राम के रेगुलर होस्ट हैं वो आज किसी वजह से यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आज का जो होस्ट करने का फरीज़ा वो मेरे सर है। आज के दिन जो है हमने बहुत इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करना है। उसकी वजह ये है कि पिछले 24 घंटे में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो शहबाज गिल साहब का अरेस्ट है। आपको पता होगा कि उन्होंने जो है पीटीआई के वो चेयरमैन के वो हैं, सीनियर ऑफिस बेयरर हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और मौसूफ ने परसों एक प्राइवेट चैनल के अंदर बात करते हुए मुल्क के अंदर बलवा कराने की कोशिश की थी। उनकी जो स्टेटमेंट मेरे ख्याल में इस वक्त सोशल मीडिया पे हर जगह पे मौजूद है, उसके अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान फ़ौज के लोगों को और दीगर इंस्टीट्यूशंस के लोगों को जो है बार बार ये कहा गया था कि आप जो है अपने हेड्स की बातें ना माने और आप हमारी बात माने। अच्छा, इसके ऊपर उनके ऊपर केस हो चुका है और उनको अरेस्ट कर लिया गया। जब से, अगर आपको याद हो, अगर आप इस चैनल के अंदर मुझे देख रहे हैं, तो पिछले 10 साल से ख़ास तौर पे एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपने वॉर एंड टेरर को फ़ाइट करना है और कामयाब होना है तो पाकिस्तान के इदारों की सपोर्ट लाजमी है। और उसकी वजह यह है कि शायद हमें एहसास नहीं होता कि जहाँ जहाँ टीटीपीआई है, जहाँ जहाँ पे जंग चल रही है, वहाँ पे वो पहला टारगेट अपने मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को करते हैं, जुडिशरी को ख़त्म करते हैं, वहाँ के पॉलिटिकल ऑर्डर को ख़त्म करते हैं और फिर अफवाज को भी पसपा करने की कोशिश करते हैं। इस तमाम चीज़ के होते हुए ये लाजमी है कि जब मुल्क इतने बड़े एग्जिस्टेंशल क्राइसिस या चैलेंज से गुजर रहा हो, उस वक़्त मुल्क के अंदर अपनी सफ़ों को और अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन वो जो बयान था वो इंतहाई काबिल मज़म्मत था, इतना काबिल मज़म्मत था कि ख़ुद जिस चैनल पे चला उसकी तरफ से भी ये जो है बाद में स्टेटमेंट आ गई। लेकिन शहबाज गिल साहब को जो है आज पेश किया गया इस्लामाबाद की एक अदालत में, और उसके अंदर उनके ऊपर इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी गई है। उसके साथ पुलिस को 2 दिन का रिमांड भी दे दिया गया उनका। और पुलिस की जो दरख्वास्त थी वो ये थी कि उनका फ़ोन जिस वक़्त उनको अरेस्ट किया गया वो फ़ोन उनके पास नहीं था जिसके अंदर उनके ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह मौजूद हो, और इसलिए जो है वो उसको भी बाज़ियाब कराना और उस कागज़ के पर्चे को भी कराना है जिसके अंदर से उन्होंने पढ़ के बात की। और फिर हमने ये भी देखा कि उसके जब अरेस्ट हुआ उसके थोड़ी देर बाद इनकी तरफ से बहुत सारे बयानात आना शुरू हो गए कि उनके ऊपर जबर किया गया, उनके ऊपर ज़बरदस्ती की गई, गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उनको घसीट के निकाला गया, वर्दी के बाहर लोग थे, और उसके बाद जो है उनको नाम मालूम मकाम पर ले जाया गया उस गाड़ी में जिसके अंदर ख़ास तौर पे कोई नंबर प्लेट नहीं थी। लेकिन अब फुटेज आ गई है, वो सारी की सारी कहानी गलत साबित होती है। ना कोई ज़बरदस्ती की गई और ना ही कोई तशद्दुद किया गया। उसके साथ साथ ड्राइवर के ऊपर तशद्दुद की बात हमने सुनी कि ड्राइवर की कमीज़ फाड़ दी गई और उसका हाथ इंजर कर दिया गया। लेकिन जो फुटेज है अगर वो आपको दिखाई जा सके तो उसके अंदर ये क्लियर है कि उसके हाथ भी दोनों ठीक हैं, वो सही तरह से बातें कर रहा है, कमीज़ भी नहीं फटी। तो ये सारे के सारे ड्रामे का क्या फ़ायदा है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये कोशिश हो रही है इसको दिखाने की। दूसरी साइड पे जो ममनुआ फंडिंग केस है उसके अंदर भी जो फ़ैसला था उसको इस्लामाबाद में पीटीआई ने, इस्लामाबाद कोर्ट में, हाई कोर्ट में पीटीआई ने उसको चैलेंज कर दिया है। और अब इसके ऊपर भी ख़ास तौर पे सुनवाई होगी कि उसके अंदर जो नोटिफिकेशन थे वो भी कलअदम करार दिए जाए। फ़ैसला भी आगे क्या होगा ये तो हमें देखना पड़ेगा। आपके हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हमें बल्कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी तय है कि जो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी बैंकों की और बाकी एफआईए को वो भी मिल गई है, ख़ास तौर पे बेनामी अकाउंट्स की। कहा जा रहा है कि 2 बेनामी अकाउंट्स जिनके अंदर इमरान खान साहब के अपने सिग्नेचर मौजूद हैं, उनको लेके जो है ना सारी बात आगे चलेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। आज के दिन इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे। मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जहांगीर खान जदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे कोलीग हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर भी हैं और डॉन के साथ, डॉन न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सीनियर सहाफ़ी हमारे लिए, सारों के लिए मशअल राय नज़ीर लिहारी साहब, वो हमें टेलीफोन पे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लिहारी साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, सीनियर लॉ मेकर और
कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हमारे साथ हैं, वो भी टेलीफोन पे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जदून साहब आपसे पूछूंगा, ये लगता ये है जो शहबाज गिल साहब पे जो केस बना है, ऐसा केस माजी में शायद मुझे याद नहीं आता कि कोई केस बना हो और वो एंड तक पहुंचा हो, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। और क्या इस वजह से है कि जो बातें उन्होंने टेलीविज़न पे की वो भी अनप्रेसिडेंटेड थी? ये इसमें देखें, जो आप फरमा रहे हैं वो किसी हद तक ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट सेक्शन है पीपीसी की। बात सेक्शन तो पहले केसों में लगती रही हैं। अभी भी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उन्होंने भी बहुत सारे केसेस में कैप्टन सफ्तर साहब के खिलाफ 124A सेक्शन लगाया है, वो लगती रही। लेकिन जिस नौयत की उन्होंने स्टेटमेंट दी है अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशन और अगेंस्ट द स्टेट, तो इस किस्म की पहले मेरी नज़र से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं गुजरी इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की कि एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया गया हो और उस इंस्टीट्यूशन की चेन ऑफ कमांड को टारगेट किया गया हो कि आपके नीचे जो स्टेटा है अप टू ब्रिगेडियर, उनका बाय नेम लाइस नायक, हवलदार, सूबेदार, कैप्टन, मेजर, कर्नल एंड ब्रिगेडियर। और उसके बाद उन्होंने कहा जी आप जो है ये मुल्क के अंदर इस तरह के हालात हैं, आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एक अपने आप ही उन्होंने एक ऐसा, और फिर एक ऐसा डिजिग्नेशन उन्होंने कि चीफ ऑफ स्टाफ है पीटीआई। ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ तो आर्मी में होता है, ये तो हमने पहली दफ़ा सुना है कि चीफ ऑफ स्टाफ नहीं, अमेरिका के सदर का भी होता है, आपको तो पता होगा शायद। जी, ये सब चीफ ऑफ स्टाफ जो है, अब इनका चीफ ऑफ स्टाफ जो है, मतलब है कि चीफ ऑफ स्टाफ है तो फिर जो सारी बातें हैं वो किसी की कॉन्सेंट से कर रहा है ना। जी बिल्कुल। अगर स्टाफ का मेंबर है या वो चीफ ऑफ स्टाफ है, तो ये सारी जो चीज़ें उसने की है जो टीवी पे अब बाहर आ गई हैं सामने, वो एक आप वाली बात है। वो अभी वो केस रजिस्टर्ड हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट है। उस केस के मेरिट प्रमा फिशाई हम जो है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन अब कोर्ट में राइट, उसके मेरिट्स को हम नहीं करते, लेकिन बहरकैफ उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको तो हमने लाजमन करना है। शिराजी साहब, मैंने आपके पास आना था, मुझे बताया जा रहा है कि जस्टिस उस्मानी साहब ने कुछ 10 मिनट में चले जाना है, तो पहले आपकी इजाज़त से मैं उनके पास चला जाता हूँ। जस्टिस साहब, ये ज़रा बताना पसंद करेंगे कि इस वक्त जो सारे का सारा ये केस डेवलप हो रहा है, अब इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या हो गया आने वाले दिनों में? क्या इज़ इट गोइंग टू बी कंटेन टू दिस जेंटलमैन, या इससे बढ़ भी सकता है? क्योंकि बातें जो की गई हैं वो तो काफ़ी इंसेंडरी थी ना सर। देखिए, अगर तो ये इसकी अपनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट है शहबाज गिल की, तो उस सूरत में तो ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस तरह के लोग होते हैं उल्टी सीधी बातें करते हैं। और तो बहरहाल वो सेक्शन जो लगे हैं उन पर सही लगे हैं, और कोई किसी को ये कोई ऐसा नहीं कर सकता कि इंसाइट करे, उकसाए फौज के अदारे के लोगों को, नीचे वाले तब जो रैंक के लोगों को उकसाए कि वो ऊपर वाले लोगों की बातें ना माने। ये एक उकसाने की बात है, और ये यकीनन इसके चार्ज रख सकता है, और 124 का मेरे ख्याल में चार्ज रख सकता है उस पर, वो लगा है चार्ज, और उसकी सजा भी हो सकती है साथ साथ। लेकिन इशू यहाँ ये नहीं है, इशू ये है क्योंकि ये चीफ ऑफ स्टाफ हैं। चीफ ऑफ स्टाफ तो खैर कोई जो अमेरिका में होते हैं, लेकिन यहाँ भी चीफ ऑफ स्टाफ समझ में एक किस्म की असिस्टेंट, जो पार्टी के हेड के असिस्टेंट हैं। और अगर उन्होंने ये बात की है, देखना ये है कि आया उन्होंने ये बात की है किसी एक मीटिंग के बाद, एक कंसर्टेड फैसला हुआ है, उसके बाद उन्होंने बात की है, ये अपनी तौर पर बात। ये मेन इशू ये है। इंक्वायरी जो कमेटीज बन रही हैं, उन्होंने डिटरमिन यही करना है कि ये उनका इंडिविजुअल एक्ट है या एक ग्रुप का या पार्टी का डिसीजन। अगर तो ये पार्टी का डिसीजन है तो ये बहुत ही सीरियस मामला है, और इसके लिए तो फिर पार्टी को भी नुकसान पहुंच सकता है, और बहुत से केसेस बन सकते हैं पार्टी के खिलाफ, क्योंकि आप ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कोई पार्टी जो है वो मुल्क के और सालमियत के खिलाफ काम नहीं कर सकती, अगर वो करती है तो वो बैन हो सकती है। राइट, जस्टिस साहब, ये जो केसेस बने हैं इनकी मैक्सिमम सज़ा क्या है अगर इसका फैसला उनके खिलाफ? वैसे तो 124 की मेरे ख्याल में 7 साल है। वो एडवोकेट जनरल साहब को ज़्यादा पता होगा, वो जितने प्रैक्टिस में है, लेकिन मेरे ख्याल में ये 7 साल इसकी सज़ा है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो ये अगर तो इनकी अपना इंडिविजुअल एक्ट है तो इनकी 7 साल का सज़ा है, और ये लगता है ऐसे ही है, क्योंकि अब ये इनके पीछे जो विड्रॉ सपोर्ट थी वो विड्रॉ हो गई है, क्योंकि इमरान खान साहब को जो स्टेटमेंट आया है, तो लगता ही है कि वो समझते हैं ये इनका प्रॉब्लम है, ये जाके एक्सप्लेन करें और जवाब दें।
अच्छा सर, आप अभी तक जो फॉलो कर रहे हैं सारे प्रोसेस को, एक बात बताइएगा, क्योंकि ख़ासतौर पे अपोजिशन की तरफ से, पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके अंदर बाय द बुक नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि इस वक्त तक जितने ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास आई हैं, तो कानून के अंदर जो रास्ता था वही रास्ता लिया गया है या कोई नया रास्ता ईजाद किया गया है? नहीं, इसमें तो वही पर साफ चीज थी, इन्होंने टीवी पे नशर किया इस चीज को, और ये खुद इनकी ये चीज, ये अगर ये कहें कि मेरी आवाज नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने साफ कहा है तो इन पे तो केस बनता है, हर सूरत में बनता है। मैंने सिर्फ प्रॉब्लम जो है अब ये गवर्नमेंट को देखना ये है कि या क्या ये एक कंस्पिरेसी थी, एक प्लान्ड चीज थी, या उनका इंडिविजुअल एक्ट था, सिर्फ ये चीज देखनी, और इसी पे सारी चीजें डिपेंड। बिल्कुल सही है सर। आप साथ ही रहिएगा, मैं नज़ीर लिहारी साहब से भी ज़रा उनको भी शामिल कर लूँ। लिहारी साहब, आपने एक बात देखी होगी कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर ख़ासतौर पे एक चैनल उसके जद में आ गया है, क्योंकि उस चैनल ने इनको बगैर रोक टोक के काफ़ी एयर स्पेस दिए रखी और जिसके अंदर इन्होंने सख्त बातें किए रखी। तो आपको लगता है कि इस तरह का सारा काम जो है वो बगैर कंसल्टेशन के एक इंडिविजुअल के इम्पल्स पे हो सकता था? क्योंकि आखिर उस चैनल को भी तो किसी ने कोई इंडिकेट किया होगा कि आपने इनको जो है ये स्पेस देनी है। कम से कम मैं इस वक्त तक तो नहीं कह सकता हूं कि ऐसी कोई सूरत हाल रही होगी। जब इदारों में इस तरह की चीजें होती हैं, देखें इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं, अब भी होती रही हैं, लेकिन खास तौर पर जो ये अंदाज अख्तियार किया गया, ऐसा मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ है कि फौज को बतौर इदारा और उसके अंदर एक जो है वो एक ऐसी बगावत की या एक ऐसी चीज की बाकायदा एलानिया वो किया जाए, ऐसा कोई चीज मेरे सामने पहले नहीं मैंने जिंदगी में देखी है, और ना ऐसा होना चाहिए। अगर कोई लोग कहते हैं कि फौज को सियासी अमल में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो ठीक है, इस बात की बात तो सब करते हैं, और मार्शल लगे, हम मार्शल की मुखालफत करते रहे और पाकिस्तान के लोग मुखालफत करते रहे। अगर कहीं किसी का कोई सियासी किरदार हुआ, वो भी नहीं, ऐसा नहीं है कि जी खास टारगेट किया जाए किसी को, बल्कि बतौर इदारा हम कहते हैं कि उसे अपने डोमेन में रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए और उसे सियासी अमल में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये इदारे को इस तरह से टारगेट किया जाए और उसके अंदर बाकायदा एक ऐसी खतरनाक बात की जाए कि आप जो हैं अपनी लीडरशिप के बारे में, यानी जो 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 कमान के अंदर लोग हैं उनको कहा जाए कि अपनी लीडरशिप से जो है आप वो करें और डिसओबे करें। ठीक है, यानी ये तो कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसकी आप कहेंगे कि ये कोई ऐसा अमल है कि जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। ये तो या जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, किसी सूरत में भी नहीं कर सकते ना। राइट। ये एक तो ये बात है, और मीडिया को बहरहाल एहतियात करनी चाहिए, इस तरह का अमल नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि जी वो नवाज शरीफ ने ये कहा, तो अपना मरियम नवाज ने ये कहा, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा, फलानी ये कहा, वो सारा कुछ जो था वो ये था कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये बात जो है ये तो ठीक है। हाँ, ये नई बात है, खास तौर पे बलवा कराने की कोशिश, लड़ाने की कोशिश, तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा सख्त बात है। एक नाम लेकर आप ओहदे का नाम लेकर आप कहें कि ये जो है इसके बाकायदा जाएं और उसके खिलाफ आप, मुझे इंतहाई अफसोस है कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है और जब तहरीक अदम एतमाद आई, तो ये एज्यूम कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे कि बाकायदा फौज जाकर जो उस वक्त अपोजिशन उसकी गर्दन को पकड़े और कहे कि तहरीक अदम एतमाद वापस। राइट। जमहूरी अमल था, एक सियासी अच्छा, और फौज ने अपने आप को डिस्टेंस किया। फौज ने लिहारी साहब, इससे पहले कि मैं शराजी साहब के पास जाऊँ, एक सवाल और है खास तौर पे आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका मीडिया पॉलिसी के लेवल पे भी काफ़ी रोल रहा है। इस वक्त हमने देखा है कि पीबीए की तरफ से, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से जो स्टेटमेंट है, ये वो काफ़ी वाटर्ड डाउन है और उसके अंदर सोशल मीडिया को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बनिस्बत इसके कि इस तरह के अमल को क्लियरली कंडेम किया जाए। व्हाई डू यू थिंक दैट इज सो? एक तो ये कि वो जो बात है चैनल की, उसने अपने आप को डिस्टेंस किया उस सारे अमल से। जो कुछ कहा उन्होंने कहा कि ये हमारा नुक्ता नजर नहीं था, ये उनका अपना था। तो प्लेटफॉर्म के तौर पर किसी भी चैनल में जब ऐसी सेंसिटिव चीज चल रही हो तो उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। जाहिर है एक
आपका पीसीआर होता है, एक एफसीआर होता है, बिल्कुल सही। उसके अंदर लोग बैठे होते हैं और लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ, तो आपके पीसीआर में लोग सुन रहे हैं। जी बिल्कुल अचानक खासा कि मेरे मुंह से कोई ऐसी चीज निकल जाए तो मुझे फौरन रोक दें। और अगर कोई शख्स लगातार कई दिन तक कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मीडिया को अपने अपने इदारों के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे इदारे से शिकायत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मुझे सिक्योरिटी इदारे से शिकायत हो सकती है, मुझे अदलिया से शिकायत हो सकती है, मुझे इलेक्शन कमीशन से शिकायत हो सकती है, मुझे पार्लियामेंट से शिकायत हो सकती है, लेकिन मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ कि जाकर जो है वो बाकायदा इंतशार फैलाना शुरू कर दूं और कहूँ कि जरा शाबाश तकड़े हो जाओ और हमारे लिए आओ। और बिल्कुल सही है सर, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विद योर परमिशन लहरी साहब, लेट मी कम बैक टू द स्टूडियो। मुझे ज़रा शराजी साहब से के पास आने दें जो बड़ी बर्दाश्त से अपने टाइम का इंतजार करें। सर इस वक्त ये जो ख़ास तौर पे मीडिया के बारे में बात है, ये इम्पॉर्टेंट है ना कि एक साइड पे हमें लग रहा है कि केसेस बन गए हैं, मीडिया चैनल भी सस्पेंडेड है इस वक्त, केबल्स पे नहीं आ रहा बहुत सारी पे। द क्वेश्चन राइट नाउ है कि ये जो हमने एग्री किया हुआ था इन प्रिंसिपल तमाम मीडिया वालों ने कि डिलेइंग मैकेनिज्म होगा, अगर कोई बात गलत हुई या तो सेंसर होगी या फिर उसको ऑफ एयर कर दिया जाएगा, ये क्यों नहीं हुआ? इसको तो आप पॉलिसी कहेंगे ना फिर। यकीनन इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, लगारी साहब कह रहे थे कि शायद उन्होंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में इस तरह की कोई पहले एग्जाम्पल नहीं देखी, लेकिन मेरे ख़्याल में 71 में बिफोर फॉल ऑफ ढाका अवामी लीग भी इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रही थी उस वक्त इदारे के ख़िलाफ़। तो मेरे ख़्याल में इस मुल्क में कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख़्याल में पतावी साहब ये है कि जब इस तरह की गुफ्तगू होती है, और ये पहली बार नहीं हुई इस मुल्क में, बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन जब आप पिक एंड चूज़ करते हैं किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में, तो फिर लगता है कि एक विक्टिमाइजेशन का एक एलिमेंट जो है वो बड़ा सरफेस करता है। तो जहाँ भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो, आप अगर कार्रवाई करेंगे तो फिर लगता ये है कि आप इदारों के तक़ज़्ज़ुज़ का ख्याल भी रख रहे हैं और जो अब लाइन क्रॉस कर रहे हैं उनको आप पनिश भी कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक के बारे में होगा, आपने बात बड़ी उम्दा की, लेकिन उसको थोड़ा सा एग्जामिन कर लें। उसकी वजह आज तक इल्ज़ाम ये लगता रहा आपके जैसे हमारे जैसे भाइयों की तरफ से कि ख़ास तौर पे ये वो लोग हैं जिनको कोई हाथ नहीं लगाता, सही और लोगों को पकड़ा जाता है, पकड़ धकड़ होती है, उनको अच्छा खासा उनसे इंसाफ भी मिलता है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल कोई टच नहीं कर रहा था। तो दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल जहाँ पे आपने सबको बराबर जो है वो अकाउंटेबल कर दिया। इज इट नॉट ट्रू? बिल्कुल 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 मेरा ख्याल में ऐसा कानून है, था, अच्छा कानून है, को इम्प्लीमेंट किया अच्छा है। बट अगेन मेरे ख्याल में अगर पहली एग्जांपल सेट करने जा रहे हैं, इसके बाद अगर लगेगा कि कोई भी लाइन क्रॉस करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में ज़रूर होना चाहिए कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ों को क्लियरली बता दिया है, आपने रेड लाइन ड्रॉ कर दी हैं, तो लोग जब उनको क्रॉस करते हैं तो क्यों? चलें, ये आपने अपनी बात कर दी, अब मेरे सवाल का जवाब। अब ये है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि डिले मैकेनिज़्म होना चाहिए और कहीं ना कहीं है भी सही। और आप तमाम मीडिया हाउसेस को एक आंख से ना देखें, कुछ हैं जो बड़े रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। बट अगेन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि इस मुल्क के अंदर एक क्लियर डिवाइड है मीडिया के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं उनको भी, जो मेरे ख्याल में वो भी कुछ लाइन क्रॉस कर रहे हैं, वो भी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ें हो रही हैं। बट अगेन इनको चेक करने वाला जो इदारा है, फिर मैं आपसे सवाल करूँगा कि वो भी लगता है कि या तो सोया हुआ है या एक मखसूस वक्त में एक्टिव होता है। पैमला की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे मैं पैमला की बात कर रहा हूं। बाय द वे क्योंकि मैं देख रहा था जब ये लाइव चल रहा था, जैसे ये चला है, जैसे ही इंसेंडरी बातें हुई हैं, ऑफ एयर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वह इदारा सोया हुआ नहीं है, अपना काम कर रहा है। नहीं, लेकिन आपको याद है कि पेमरा को 2014 में किस अजाब से गुजारा गया? उस वक्त खास तौर पर लड़ाई हो गई और इसके बोर्ड के अंदर जो है ना डिवीजन आ गई। तो इस तरह के काम जब करेंगे तो फिर ये तो होगा नहीं। अगेन लेकिन कई एग्जांपल्स आपको ऐसी भी मिलेंगी बतावी साहब कि जहाँ पे लोग कंप्लेंट लेके गए, तब इदारे को ख्याल है कि हाँ ये तो कहीं रेड लाइन क्रॉस की है लोगों ने और इनको चेक करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगेन ये तासुर बिल्कुल गलत नहीं है। क्या है इसका इलाज? इदारा है या फिर लाइबल लॉज हैं जहाँ पे अगर आपके खिलाफ लॉज की तो इम्प्लीमेंटेशन है, बट किसने करवानी? इदारे ने करवानी। इदारे का जिसका 24/7 का मैकेनिज्म है मॉनिटरिंग का, लोगों को देख रहे हैं वहाँ पे। तो मेरा ख्याल में वहाँ पे एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आपको चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। जब इतने बड़े इदारे बना दिए गए हैं, कुछ लॉज भी सेट कर दिए गए हैं,
तो जब आप कहीं रिलैक्स होंगे तो लोगों को स्पेस मिलेगी। अच्छा, रेड लाइन जो है वो कौन डिफाइन करेगा और क्या रेड लाइन है? रैंक एंड फाइल को, अब हमने ये देख लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर कि रैंक एंड फाइल को उकसाया जा रहा था, राइट? तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्या इतना ही एक्शन नहीं बनता? यकीनन बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन अगेन कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। इनफैक्ट जैसे जस्टिस साहब भी कह रहे थे कि अगर ये इनिशिएटिव पार्टी के एंड पे है तो बड़ा सीरियस मैटर है ये, कि अगर तहरीक इंसाफ बाय डिज़ाइन कुछ ऐसी एक एफर्ट कर रही है जिसके अंदर वो इदारे के अंदर एक डिवाइड ला रही है और साथ में उकसा रही है। क्वालिफाई व्हाट इज बाय डिज़ाइन? एक बंदा आपकी पार्टी का तकरीबन नंबर 2 हो गया ना, अगर वो जो है स्पेशल असिस्टेंट टू दी चेयरमैन है तो वो किसी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो कर रहे हैं, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं, अदरवाइज देखिए उनका फेवरेट चैनल, उस चैनल के अंदर उसको बगैर कोई रोक टोक के, आपको पता है कितने सवाल हुए? आधा सवाल हुआ। यकीनन उससे तो लग रहा था, तासुर ये मिल रहा था कि आपने एक फोरम उनके हवाले कर दिया और जो कुछ वो कहना चाहें और एक कागज आप लेके आए और आपने कन्फ्रंट करने वाला, को रोकने वाला नहीं है। ये इंप्रेशन गया है एक तरह से। लेकिन अगेन जो हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुकदमा बना है और उस मुकदमे को जब आप ट्रायल करेंगे तो उसमें इन चीज़ों को देखा जाएगा कि क्या ये पार्टी लेवल पर डिसीजन लिया गया है, ये खान साहब की क़यादत में कोई डिसीजन हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहला एपिसोड जो है वो हमें शहबाज गिल साहब की ये प्रोग्राम नज़र आया और उसके बाद भी कुछ और एपिसोड्स होने थे, या उनका इंडिविजुअल एक्ट था? क्योंकि माजी में भी हमने देखा ऐसी कई नज़ीरें हैं जहाँ पे लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट दी लेकिन पार्टी क़यादत बाद में सामने आई और उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल एक्ट पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं करती। जदून साहब, मैंने आपके पास आना है लेकिन एक दफ़ा मुझे फिर जस्टिस उस्मानी के पास जाना पड़ेगा, उन्होंने रवाना होने, तो उससे पहले मैं उनसे बात कर लूँ। जस्टिस साहब, ख़ास तौर पे इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ शहबाज गिल की कल्पेबिलिटी की बात नहीं कर रहे। We have to talk about the media house as well that was airing that kind of comment. आपको लगता है कि इस वक्त अगर मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई बंदा मर जाता है, मैं सिर्फ माजरत कर लूँ तो उससे बात ख़त्म हो जाती है, या देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पनिशमेंट एज वेल? इस मीडिया हाउस ने एक बंदे को अलाउ किया, प्रोसीजर्स मौजूद थे कि स्टॉप किया जाए उसको, जब भी वो कोई इंसेंडरी बात करे, मुल्क के ख़िलाफ़ बात करे, वो नहीं किया गया, तो इसका कोई इलाज या सज़ा है? राइट, मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं। चलें इस बात को हम मज़ीद आगे लेके जाते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त हमारा मुनक़ता हो गया जस्टिस उस्मानी से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं और जदून साहब के पास बात को लेके जाऊंगा, यही सवाल लेके जाऊंगा जी। टेक अ ब्रेक। रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। My name is Tomáš Smetanka. I'm the ambassador of the Czech Republic, and as such, representing the people of Czech Republic here, I would like to wish our Pakistani friends and partners all the best on the occasion of the 75th anniversary of the Islamic Republic of Pakistan. अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हम ये शहबाज गिल कज़िए का जिक्र, और उसी बात को आगे लेके चलते हैं। ख़ास तौर पे जंगीर खान जदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं के पास इस सवाल का लेके जाता हूँ जो जस्टिस शाइक उस्मानी साहब के पास लेके गया था। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी सज़ा अगर उसने वो कानून तोड़ा है, सिवाय पैमरा के पास इस वक्त सिवाय जुर्माना करने के और कोई तरीका नहीं है। लेकिन क्या कोई और कवानीन है कि उनसे जो है उनको सज़ा दी जा सके? करना भी ज़रूरी है या नहीं है? और शहबाज गिल साहब की सज़ा कितनी होगी अगर उनका जुर्म साबित हो जाता है? इसमें देखें जी, जो इसमें ऑफेंस लगा हुआ है 109 का अबेटमेंट का ऑफेंस भी लगा हुआ है, ठीक है, और 34 भी लगा हुआ है पीसी का। इसमें डिफरेंट सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड है। इसमें 124 एज है, उसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट है। फिर इसमें एक 131 है, उसकी भी लाइफ इम्प्रिजमेंट है। फिर आगे 505 है, उसकी 7 ईयर इम्प्रिजमेंट है। तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ लॉ है कि उनकी जो
सारी जो इसके कंटेंट्स हैं जो उन्होंने किए, अब इसके पीछे देखना पड़ेगा, इस तरह इन्होंने भी कहा राजी साहब ने भी कि इसके पीछे आया पार्टी है, आया कोई मीटिंग हुई है इससे पहले, वो जो लिखा हुआ चीज़ पढ़ रहे थे वो टाइप किसने की है, किसने लिखवाया है, ठीक है। लग तो ये रहा है ना, अब जिस तरह आपने कहा है जी इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा कि उन्होंने खास तौर पे एक मीटिंग हुई, उसके अंदर कहा गया, अब उस मीटिंग के अंदर कौन मौजूद था कौन नहीं था। एक आपने देखा ना परामा फिशा, मतलब एक एनालिसिस कर, सिचुएशन एनालिसिस कर लेते कि अभी तक सारे बंदे ये कह रहे हैं कि अरेस्ट गलत हुई है, कि ये किया वो किया, हालांकि वो सारा कुछ आगे कलेक्ट नहीं है, हाँ जी। लेकिन किसी ने उसकी जो स्टेटमेंट है ना पार्टी के लेवल से कंडेम नहीं किया अभी तक। ठीक है, चैनल वालों ने तो डिसओन कर लिया कि उसकी अपनी स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म से जिनका वो चीफ ऑफ स्टाफ है वो तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून अगर ऐसा हुआ है, उन्होंने अगर तोड़ा है तो उसका जो है ना कानून उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन जिस तरह पकड़ा गया है वो गलत है। देखें ना, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि वो देखें ना, जो पार्टी का प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, स्टेटमेंट तो एक आम मतलब है सेंसिबल बंदे को पता चल रहा है कि क्या स्टेटमेंट है। परवेज इलाही साहब ने जो कहा कि मैंने उसको डांटा और ये गलत किया और पार्टी को पीछे हो जाना चाहिए, तो वो काफ़ी नहीं। परवेज लाई इज नॉट अ चेयरमैन ऑफ द पीटीआई। नहीं पीटीआई के नहीं है, लेकिन वो तो एज ए वज़ीर आला उन्होंने शायद कहा हो ना, क्योंकि वो इज होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस, ठीक है। अब पार्टी अगर मीटिंग हुई है या कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, हो सकता है सारी पार्टी इसमें ना इन्वॉल्व हो, 2-4 बंदे हों जो उनके मतलब टॉप लेवल के हाई कमांड है, जो कोर कमेटी है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा ना, ये सब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशन का, यही तो अब देखें इस केस के अंदर आएगा। अब हम मतलब एक नहीं कह सकते विद फोर्स के लिए शामिल है पार्टी या इसके अंदर कितने बंदे, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और इसके इस ऑफेंस में जिन लोगों ने इसको अबेट किया है, अगर लेट से कि चैनल के बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनके वो FIR में आएंगे इसमें। अगर चैनल ने उसको रोका नहीं है, SOPs बने हुए हैं, सिर्फ पैमरा का जो है वो तो पैमरा लॉ के तहत है, लेकिन PPC के तहत अगर किसी बंदे ने उसको अबेट किया है तो वो भी अबेटमेंट में भी उस ऑफेंस का उतना ही लायबल है जिस तरह वो बंदा खुद। वही सजाएं हैं जो ये वो अबेटमेंट का, अगर अबेटमेंट प्रूव हो जाती है, ये भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि आया उस बंदे को, जो अब हम मौजूद हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं बात, मुझे नहीं रोक रहे कि जी अगेंस्ट द स्टेट है या सोवरेनिटी है। हैंग ऑन मैं एक इदारे का नौकर हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ आपकी बातें सुने जा रहा हूँ। जी जी, अगर आप कोई बातें शुरू कर देते हैं ऐसी जो कि और मेरे कान में कहा जा रहा है कि नहीं काटना, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, आप तो उसके अंदर जो एंकर्स हैं उनके ऊपर भी पर्चा कट गया ना, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो बेचारा साफ़ी जिसकी नौकरी फंसी हुई है वो क्या करे? नहीं देखें आप, ये शहबाज गिल ने क्या कहा है, इसने कहा जी गलत आर्डर ना माने आप, मतलब गलत आर्डर यही है ना। आर्मी के अंदर तो गलत आर्डर नहीं होता, जो आर्मी में नहीं होता, चैनल में तो होता है चैनल ना, में गलत आर्डर मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? देखिए चैनल, ये तो उस बंदे का अपना रीजनेबल जो माइंड अप्लाई करता है कि जी मुझे ये बात जो है अगर अगेंस्ट द सोवरेनिटी है, अगेंस्ट द स्टेट है, तो मुझे ये यहाँ से रोकना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं, आप हमें रोक लें, किसी चैनल पे जाते हैं, वो 1 मिनट बात करते हैं तो वो कहते हैं जी ये इस तरह ये क्वेश्चन रीफ्रेम कर देते हैं। लेकिन जस्ट टू क्वालिफाई माई पॉइंट, देखिए मैं बैठा हूँ ना, एंकर हूँ, एंकर के हाथ में यही है कि आप अगर बोलना शुरू कर दे तो मैं आपसे और ऊंचा बोलना शुरू कर दूँ। एक MCR है वो काटता है इसको, ठीक है, पीछे एडिटोरियल बोर्ड है वो काटता है। एडिटोरियल बोर्ड का मुझे समझ आता है, ये जो एंकरों के ऊपर पर्चे हो गए उसका मुझे नहीं समझ। सर एंकरों के ऊपर पर्चे नहीं होने, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा ना। अब आपने कहा जी पीछे से बंदे ने कहा है, अगर ये स्टैब्लिश हो जाता है कि इस बंदे का कसूर नहीं, इसको पीछे से डायरेक्शन दी गई, रिकॉर्ड होगा उसका, रिकॉर्ड वो तो बंदे को जब इंटरव्यू करेंगे MCR का रिकॉर्ड होता है नहीं, MCR के मेरे ख्याल में जो कमांड आ रही तो उसको रिकॉर्ड तो नहीं होता, लेकिन नहीं वो बंदा तो बता सकता है ना। हाँ वो तो फिर उसकी आपको जाना पड़ेगा इस पे कि वो उसको कैसे बताएगा। नहीं, जो अब आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं तो पीछे से अगर कोई मैं तो कहूँगा, मैं तो सबसे मासूम आदमी हूँ, नहीं मैं तो रोटी को चोची कहता हूँ, बट इसको एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? ये देखिए इन्वेस्टिगेशन का एक काम है ना, अगर एक ऑफेंस एलिगेशन लग गई है बंदे के, और जो प्राइमा फिशाई इस बंदे के अपना, वो अभी शाकिर उस्मानी साहब कहा जी इसकी पर्सनल स्टेटमेंट है या पार्टी की स्टेटमेंट, एंड लेट्स से कि इसकी पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब ये भी प्रिजम्पशन पे बात है ना। लेकिन जो प्राइमा फिशाई जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो ये लग रही है कि ये एक प्लान जो है ना चीज़ थी, ठीक है। एक अच्छा, बंदे की ये स्टेटमेंट नहीं आपने है। कानूनी नुक्ता बड़ा अच्छा उठाया, उसको जरा क्वालिफाई करते फिर मैं नज़ीर लिहारी साहब के पास जाता हूँ। आपने कहा कि ये फैसला करना पड़ेगा, जो शाकिर उस्मानी साहब ने भी कहा कि ये पार्टी की एक्ट था, ये इंडिविजुअल था। इन्वेस्टिगेशन ने एक रिपोर्ट तैयार कर ली और वो पेश कर दी कोर्ट को। जी अब कानून उस इन्वेस्टिगेशन को प्राइमा फेशाई एविडेंस तो नहीं मानती है ना, वो दैट इज़ एन इन्वेस्टिगेशन, राइट? तो उसके बाद और क्या कराबतरेटिव एविडेंस चाहिए टू प्रूव कि ये वाकई हुआ है?
देखिए छूट इन्वेस्टिगेशन तो नहीं जाएगी इतने इन्वेस्टिगेशन का आराम से। मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की जो सीआरपीसी के अंदर डेफिनेशन तारीफ है ना, उसका मतलब ये है कि कलेक्ट एविडेंस। अब वो कलेक्ट एविडेंस से देखें इस बंदे की बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, इसकी डुअल नेशनैलिटी हो सकती है, वो पेपर रिकवर करना है, इसका मोबाइल फ़ोन अभी तक जो है वो रिकवर नहीं हुआ है, डमी मोबाइल फ़ोन उन्होंने दे दिया है। अब एक बंदा अमेरिकन का चीफ ऑफ स्टाफ है, वो कौन सा मोबाइल यूज़ करता होगा? ये कॉमन सेंस की बात है। अब उसके अंदर अमेरिका का चीफ ऑफ स्टाफ इतना बड़ा होता है, उसके पास मोबाइल नहीं होता। लेकिन जो शहबाज गिल साहब है, तो उसके पास जो मोबाइल पता होगा ना, जो MIRI नंबर और कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहा है, अब वो मोबाइल रिकवर होगा तो उसके पास चलेगा कि आया इसको कांटेक्ट कहाँ से। वो कहता है जी मैं लैंड लाइन नंबर से बात करता हूँ। मैंने जो उसकी बात सुनी है कोर्ट में कि जी बनी गाला से बात कर रहा है, लैंड लाइन नंबर को पता है। लेकिन जो एक चीज़ प्लान होती है ना, तो उसको इन्वेस्टिगेशन इसीलिए कर रहे हैं। अब हम किसी नतीजे पे अब्रप्टली नहीं पहुँच सकते, ये इन्वेस्टिगेशन होगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो नहीं है कि रिपोर्ट अगर आ जाए और वो कहे कि ये पार्टी की इनपुट के साथ हुआ सर, है, उसके साथ कोई एविडेंस होगी ना, और उसके बाद भी ये हो जाए कि कोर्ट उससे कहे कि ये एविडेंस काफ़ी नहीं है, देयर हैज टू बी मोर एविडेंस। इज इट पॉसिबल? कोर्ट ये नहीं कह सकती कि, क्योंकि मुझे JIT के ज़माने याद आ रहे हैं, कोर्ट उसके ने अंदर देखिए कहा गया था कि रिपोर्ट काफ़ी नहीं होती। ये जिसमें इसमें JIT नहीं बनी, इसमें SIT बनी है। ना मैं उस JIT की कहानी कर, वो तो JIT का बैकग्राउंड छोड़े, वो क्या नहीं, लेकिन आपको याद है ना, आर्गुमेंट ये होता जी। लेकिन वो देखें कोर्ट ने ये डिटरमिन करता है कि अब ये प्रोसिक्यूशन का काम है ना, अभी कोर्ट का काम नहीं है एविडेंस कलेक्ट करें। अगर वो एक एविडेंस कलेक्ट करते हैं, वो मतलब मीटिंग होती है, उसके बाद कहते हैं ये इसके अंदर डेफिशिएंसी है, तो वो उसके अंदर सब्सटेंशिएट करेंगे, कुछ चीज़ मजीद साउंड लेके आएंगे जिसके ग्राउंड्स पे उन्होंने मटेरियल कलेक्ट किया होगा। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन वाले कलेक्ट करेंगे एविडेंस, उसके बाद हम इसका कोई टाइमलाइन है? प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकते। टाइमलाइन होगी? वो टाइमलाइन तो अब ये अभी उसका रिमांड है, अब हो 2 सकता दिन है का रिमांड है। 2 दिन का रिमांड है। 2 दिन में क्या इन्वेस्टिगेशन होती है ये फिर वो कोर्ट को बताएंगे, फिर कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे कि SIT का कोई टाइमलाइन नहीं होती है? नहीं, टाइमलाइन तो होती है ना, 14 दिन के अंदर आपने चालान सबमिट करना होता है 173 की जो रिक्वायरमेंट है। आप 14-15 दिन के अंदर आप कर सकते हैं, तो फिर उसके नहीं कर सकते तो फिर आप रीज़न देनी पड़ेगी कि हमने फर्दर एविडेंस कलेक्ट करनी है, उसमें हमें मजीद टाइम चाहिए। बिल्कुल सही। नज़ीर लिहारी साहब, इससे पहले कि मैं जो है अगले टॉपिक की तरफ जाऊँ जो कि ममनुआ फंडिंग केस है, आपसे ज़रा थोड़ा सा अखलाकियात का जो एंगल बनता है सारी कहानी में, उसके बारे में करना चाहता हूँ। मीडिया कम्युनिटी ने इस सारी की सारी कहानी से क्या जो है वो नतीजा अखज़ किया और क्या उससे सीखा? इस वक्त हम क्या कुछ कर सकते हैं जिससे इस तरह की गलतियाँ बार बार ना हो? 2014 में अप्रैल में जब वाक़या हुआ और हामिद मीर पर अटैक हुआ, तो उस वक्त मैं सफ़र कर रहा था अपने बच्चों के साथ और मुझे मालूम हुआ कि जी हामिद मीर पर अटैक हो गया। मैं फ़ौरन बच्चों को लेकर घर पहुंचा ताकि मैं दफ्तर जाऊं, और मैं घर पहुंचा तो बच्चों को छोड़ा उससे पहले ही वो जो है खबर चलना शुरू हो गई। मैं साथ में खबर सुनता हुआ जा रहा था, खबर चलना शुरू हो गई कि जी डायरेक्ट DGISI का नाम ले लिया गया है और चैनल पर चल रहा है। और उस वक्त मैं जो हमारी जियो की कंटेंट प्रीव्यू कमेटी थी उसका भी मेंबर था, और मैं जंग ग्रुप का एडिटर भी था। पूरा जंग ग्रुप जो था उसका भी मैं एडिटर था। तो अब मेरे लिए एक बहुत ही सूरत हाल ऐसी हो गई, बहुत सेंसिटिव थी भी, मैं क्या करूं अभी ऐसी सूरत हाल में। जियो को भी मैंने देखना है और मैंने उसको भी देखना है, जंग को भी देखना है, ये तो बहुत हार्ड लाइन आ गई है। तो मैं बजाय ऑफिस जाने के तो बच्चों को छोड़कर मैं फौरन हॉस्पिटल पहुंचा, और हॉस्पिटल में मैंने जाकर जो हमारे दोस्त जो इसके थे इंतजामिया के जो लोग थे और खासे अहम लोग थे, इस वक्त तो शायद मैं उनका नाम ना ले सकूं, लेकिन उनसे मैंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं हम क्यों नाम ले रहे हैं। तो उन्होंने एक वो ब्लैक ब्रीज दिखाया, कहा कि देखें इसमें तो उसका मैसेज आया हुआ है कि अगर मुझ पर अटैक हो जाए तो क्या होगा। तो मैंने कहा क्या आपने कोई बाकायदा FIR दर्ज करा दी है, या किसी ने, उनके किसी भाई ने, उनकी अहलिया ने, किसी भी ने भी कोई एक FIR दर्ज करा दी है उसमें किसी तो नहीं हुआ होता, जिस थाने के जुरिसडिक्शन में ये हुआ है, क्या आपने वो दर्ज करा दी है? वो भी नहीं हुआ था और वो चल रहा था। तो फिर उसके बाद हुआ, सारा मीडिया में भी चला, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये वन वे ट्रैफिक था और दूसरा जो है नुक्ता नज़र मौजूद नहीं था। और दूसरा नुक्ता नज़र जो DGISPR ने दिया उस वक्त
बाजवा साहब थे DGISPR, तो उन्होंने भी अपना वजाहत दी, उनकी वजाहत भी चल रही थी, लेकिन ये इल्जाम भी चल रहा था। ठीक है, एक बहुत ही अहम मामला था। तो इसके मामले में मेरा मौक़िफ़ ये था कि भाई जब तक आपने कोई अगर कानूनी चीज नहीं किया तो अपना ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये और ज्यादा सख्त मामला है। फौज की कमान के अंदर बाकायदा उर्दू के नाम लेकर आप कहेंगे जी आप उठ खड़े हूं, तो ये तो कोई बात ही ना हुई। ये तो आप डायरेक्ट स्टेट के मेन इंस्टीट्यूशन को, उस इंस्टीट्यूशन को, मैं इंस्टीट्यूशन भी ना कहूँ, सर्विसेज को, जिन सर्विसेज ने मुल्क की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है, आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है लिहारी साहब। अगर आपकी इजाज़त हो एक ब्रेक लेनी है बहुत हमें, लेकिन आपकी बात आ गई कि सबक ये है कि जब भी आपने कंडक्ट करना है और ख़ासतौर पे हाई रिस्क सिचुएशन में, तो किसी सब्सटेंटिव या एविडेंस बेस्ड सिचुएशन के ऊपर आपको काम करना चाहिए, हवा में नहीं करना चाहिए, और मीडिया को अपने SOPs को फॉलो करना चाहिए। वी हैव टू टेक अ ब्रेक। जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं ख़वातीन और हज़रात इस बात को आगे बढ़ाएंगे। टेक अ ब्रेक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस मुल्क के अंदर जो ख़ास तौर पे ये नया हरकत हो गई जो शहबाज गिल साहब की है, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि ये मामला कहाँ तक जाएगा। और इससे पहले कि मैं बात को चेंज करके ख़ास तौर पे इलेक्शन की जो ममनुआ फंडिंग की बात करूँ, उसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम मिलेगा, लेकिन शराजी साहब के पास मैंने बात को लेके जाना है। शराजी साहब, मीडिया के आप भी हैं, हमने एक फॉर्मर एडिटर से, एक बल्कि अभी भी एडिटर हैं, उनसे तो सुन लिया। आपके ख्याल में इस वक्त व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, इस वक्त हमने सबक क्या सीखा है मीडिया वालों ने? मेरा ख्याल में एक तो ये है कि मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, बिलखसूस जो नेशनल इश्यूज़ हैं और ऐसे इश्यूज़ के जिनको लेके एक बड़ी क्लियर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि इन इश्यूज़ के ऊपर आप पब्लिक डिबेट या पब्लिक डोमेन में आके गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि अपने हमें जो प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले एंकर्स हजरात हैं उनसे भी कह देना चाहिए कि इस तरह के मौज़ूआत को मेरे ख्याल में सस्पेंड कर देना चाहिए कि उन पर आप गुफ्तगू हो सकता है। क्यों? आप मेरे गेस्ट हैं, बिल्कुल, हाँ ठीक है, आप मेरे गेस्ट हैं, अब बात सुनी नहीं रहे, चीखे जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं, मैं आपको रोकता हूँ, ब्रेक का अनाउंस करता हूँ, ब्रेक भी नहीं हो रही, फिर क्या होगा?
मेरा ख्याल है बदावी साहब, मैं अपने मैं इदारे आगे की जानिब physically से आपको पकड़ूं। मैं पैमरा में अपने इदारे को भी जाकर रिप्रेजेंट करता हूँ जब इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, तो वहाँ पे जब वीडियोस दिखाई जाती हैं, अगर कोई आप जैसा एंकर कोई रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, उसको कन्फ्रंट कर रहा है और रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कुछ आर्गूमेंट भी कर रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर इदारा भी देखता है, वहाँ पे पैमरा में बैठे लोग देखते हैं कि कहीं कोशिश हुई है कि बताया जा रहा है कि जिस तरफ आप जा रहे हैं ठीक बात नहीं कर रहे हैं, आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, आपको नहीं करनी चाहिए, आप इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकते, या उनके आर्गूमेंट्स को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर वहाँ पे पैमरा भी देखता है कि हाँ एक कोशिश हुई है। ठीक आप कह रहे हैं कि जब मेहमान आते हैं, आपने अच्छी बात की है, लेकिन मैं इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आपने कहा कि जी पैमरा को पता चल जाए कि कुछ हुआ है और कोशिश की गई उसको रोकने की, तो पैमरा नाराज़ नहीं होता। अब ये जो हमने बात की थी कि MCR का रिकॉर्ड नहीं होता, आमतौर पे लेजर बुक्स होती है, उसके अंदर लिखा जाता है कौन साहब थे क्या था। डू यू थिंक कि हर वक्त जब तक ऑन एयर जा रहा है कुछ, तो जो MCR है उसको भी रिकॉर्ड होना चाहिए, CCTV का और ऑडियो का कोई रिकॉर्ड होना चाहिए? यकीनन मेरे ख्याल में अगर हो, अगर बुनियादी तौर पे इसको भी एज एविडेंस यूज़ किया जा सकता है तो ज़रूर होना चाहिए। मेरे ख्याल में वहाँ पे इंतज़ाम किया जा सकता है कि जो आपको फीडबैक आ रहा होता है प्रोड्यूसर का, उसको भी रिकॉर्ड होना चाहिए। सारे का सारा जितने जो कुछ भी हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, बिल्कुल उसको रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि कल को अगर एक एंकर कहता है कि जी मेरे एंड पे तो कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं था, बल्कि ये इंस्टीट्यूशन का या इदारे का डिसीजन था और मुझे एज ए उन्होंने टूल यूज़ किया है और मेरी जॉब थी, मैं मजबूर था, मुझे करना पड़ा, तो मेरे ख्याल में इस तरह के एविडेंस उसको कम से कम इक्विप कर सकती हैं कि बिल्कुल आप इसमें ज़िम्मेदार है। वैसे नहीं है जिस तरह जदून साहब कह रहे थे कि आपको बतौर बेटर वहाँ पे प्रेजेंट किया जाए कि आप इस जुर्म के अंदर शरीक हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे आपकी बचत हो सकती है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली पैमरा का इदारा मौजूद है, ख़ुद प्राइवेट चैनल्स का एक फोरम है PBA का, तो मैं समझता हूँ कि PBA ने कोई ख़ास बात की नहीं इस पे। अब अगेन कम से कम इन चीज़ों को ज़रूर कंडेम किया गया और ये कहा गया है कि किसी ऐसी एक चैनल जो ये काम कर रहा था उसका हेड बाहर बैठा हुआ है मुल्क से, उसका जो लीड एंकर था वो भी चला गया, उसने अपनी तस्वीर लगा दी है। ठीक, सही, तो अब आप क्या करेंगे? वो तो है, इसमें कोई शक नहीं कि उनको भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, लेकिन साथ में बदावी साहब ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के एंड पे भी तो होना चाहिए ना। क्या इस वक्त आपकी वजारत इत्तलात PBA की हंगामी मीटिंग कॉल नहीं करे, बुलाए नहीं, उनको बुलाया जाए, क्या उनको खतूत लिखे जाए, उनको नोटिस जारी किया जाए कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, कि जब इदारों के बारे में इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कह रहा है, बट उनको पब्लिक डोमेन में आके डिबेट डिस्कस किया जा रहा है और इस अंदाज में किया जा रहा है कि लोगों को उकसाया जा रहा है कि आप अपनी क़यादत के खिलाफ उठ खड़े हों, तो मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। नहीं होता कि और इससे पहले बदावी साहब जुडिशरी के मुतालिक भी इस तरह की गुफ्तगू हुई है। आज तो हम कह रहे हैं कि मुसल्लह अफवाज के बारे में ये बात हुई है, उसको बड़ा सीरियसली उसका नोटिस लिया गया है, लेकिन बाकी इदारे भी हैं, पार्लियामान भी है। जब कोई टॉक शोज़ के अंदर फौजी बूट लेके आता है, बट उन चीज़ों को आप इग्नोर करते तो ना करें, TV पे सामने रखे, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि हर मामले को आप इतना सीरियसली दें जैसे आज के इशू का। लेकिन वो एक ही पार्टी का था ना, अगेन जो भी मैं तो कहता हूँ कि 2014 में जब इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से बात की थी, वो भी इसी तरह की नौयत का केस था, बट आपने उसको फिर कारपेट के नीचे डाल दिया। 5 साल आपकी हुकूमत रही है तो आप उसको एड्रेस करते ना। बिल्कुल सही है। अब हम थोड़ा सा फॉरेन फंडिंग के बारे में या ममनुआ फंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये मामला जाके वो चैलेंज हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इसके बाद जो है हियरिंग चलेगी और इज़ देयर पॉसिबिलिटी कि पूरी रिपोर्ट को पूरा फैसला जो है वो क्रैश हो जाए या नहीं है ऐसा पॉसिबल? देखिए अभी तो ये इनिशियल स्टेज पे भी गया है ये कि अभी आज उन्होंने मेरे ख्याल में रिट पिटीशन फाइल की है और इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया है। अब जब ये केस फिक्स होगा मे बी टुमारो डे आफ्टर टुमारो, तो उसके बाद फिर अगर वो कोर्ट समझती है इसके अंदर कोई नोटिस इशू करने हैं तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू करेगी कि आप आगे जवाब दें। जो उनकी उन्होंने सारी वॉल्यूम ऑफ बुक्स लगाई तकरीबन 8-10, काफ़ी हैवी जितना मेरा रिकॉर्ड था तो अब देखते हैं उनका। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने फाइंडिंग दी है पर फिशाई तो वो स्टैंड करेंगे। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन का एक रोल जो है अदालत का भी बनता है ना, जिस तरह से फैसले भी देता है और बाकी वो करता है। अब उसका हमारे मुल्क के अदलिया के ऑर्गेनोग्राम में कहाँ का उसका स्टैचर क्या है? उसकी वजह ये लगता है कि हर फैसला जाके हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। इसमें क्या कहते हैं ना, ये इसको एज ए कोर्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया, ठीक है, कोर्ट नहीं है
ये मतलब एक सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल भी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी हनीफ अब्बासी केस में, तो उन्होंने कहा था जी कि ये जो है इस इलेक्शन कमीशन को आप कोर्ट नहीं कह सकते। अब इसके बाद सर्टेन सेक्शन के अंदर कोर्ट नहीं कह सकते लेकिन ट्रिब्यूनल कह सकते। ट्रिब्यूनल सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी, जिस तरह ये फाइंडिंग दी है ना, इस मतलब में एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं और जो सम बिट उनकी जुडिशियल साइड पे भी चली जाती है, क्योंकि ये फैसले तो देते हैं ना, और जो उनके इलेक्शन एक्ट के तहत, उसके तहत, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इनका बेसिक फंक्शन जो इलेक्शन कमीशन का है, जो ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाना, ठीक है, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है। जिसका कलेक्शन आपके सामने नल एंड वाइड करार दिया था ना, इलेक्शन कमीशन ने करार दिया, दोबारा इलेक्शन वो उसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इलेक्शन मैंडेट ही उसका, ये बेसिक मैंडेट ठीक है। नहीं, एक मसला जो हम पूरा प्रोग्राम जो लेके चले हैं वो है कि इदारों के अंदर मोरल इम्पोर्टेंट है, राइट, और लोगों को इसको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। एक इदारे के खिलाफ लगातार आपको पता है कि थिएटर लगा हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन है, डेली बैठ के वो कहते हैं, देखें उन ये जो अब उनका फैसला भी अगर वो क्वैश हो जाता है, नहीं फैसला क्वैश होना तो ये तो हाई कोर्ट डिटरमिन करेगी ना कि रिट जुरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन है कि उसमें उसकी कितनी की स्कोप है इस फैसले का, या वो ये अपील नहीं है, इनका सब्सटेंशियल राइट नहीं है ये वाला, ठीक है, वो रेट में गए हैं, रेट जुरिसडिक्शन में। कंटेम्प्ट कैसे लगाता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन प्रोविजन मौजूद है 2017 में एक्ट में, कोर्ट की ये प्रोविजन है, ये उसमें यही लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास इक्विवेलेंट टू द हाई कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोविजन में ये एक्सरसाइज करेगा जब किसी शख्स के खिलाफ अगर उसको कंटेम्प्ट में सजा हो गई तो आइंदा इलेक्शन कमीशन पे कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। अच्छा, और ये ज़रूरी है उसको अपनी बॉडी को, उसको कोर्ट भी डिक्लेयर करते हैं? नहीं, उसने जो इलेक्शन देखें ट्रिब्यूनल जितने भी है ना, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है, उनके पास भी कंटेम्प्ट की पावर होती है, और वो उसको स्टैट्यूट ने कंटेम्प्ट की पावर दी हुई है, और ये भी कहा हुआ है कि और एडवोकेट जनरल का भी रोल है कि वो उनको असिस्ट करेगा जाके कंटेम्प्ट में, बिल्कुल सही एज ए प्रोसिक्यूटर। मुझे बताया जा रहा है कि टाइम ज़रा कम है, मुझे नज़ीर लिहारी साहब के पास भी दोबारा जाना है। नज़ीर लिहारी साहब, ये जो ममनुआ के फंडिंग केस है, इसका आपको क्या लगता है कि कहाँ तक जाके बात ख़त्म होगी? बात यह है कि अगर कंसील ऑफ फैक्ट हुआ है तो मियां नवाज शरीफ का मामला भी यही था। पनामा की कोई हमें नहीं मालूम है कि मनी ट्रेल मिली थी या नहीं मिली थी, और ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसके बाद उन्हें जो भी सजा हुई है, जो कुछ भी हुआ है, वो सारी की सारी मनी ट्रेल इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। लेकिन उससे ही पहले ही एक लेटर पर जो है वो किया गया कि जनाब ये लेटर है कि एक कंपनी ने इनको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया और उसमें उनकी 10,000 तनख्वाह मुकर्रर हुई है, और इस वजह से वो उन्होंने ये अपने पेपर्स में जाहिर नहीं की, इसलिए ये नाअहल हो, और फिर नाअहल ताहयात हुए हैं, फिर रिव्यू में नाअहल करार दिया गया, फिर उनको पार्टी ओहदे के लिए नाअहल किया गया, फिर उसके बाद पार्टी ओहदे के लिए ताहयात नाअहल किया गया, ये हो गया है। उसके बाद बाकी मामला फिर शुरू हुए हैं। तो यहाँ अगर कंसील ऑफ फैक्ट मौजूद है, अगर हकायक सामने निकाले गए, अगर जो अकाउंट्स हैं उनको कंसील किया गया है, अगर जो 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 उन्होंने कंपनियों ने फंडिंग की उनको कंसील किया गया है, जो गैर मुल्की जो भी अफराद हैं अगर उनको जाहिर नहीं किया गया, अच्छा जाहिर किया जाता तो जाहिर है उसके नजरिए में नॉमिनेशन पेपर मंजूर ना होते। ये बताया जाता है कि जनाब आप गैर मुल्की फंडिंग नहीं ले सकते हैं, गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते हैं, गैर मुल्की शहरी से फंडिंग नहीं ले सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से नहीं ले सकते हैं, तो शायद उसी वक्त ही उनके पेपर जो है ना। अच्छा, ये मामला एक फर्द का नहीं है, ये मामला पार्टी का है, तो ये बहुत बड़ा मामला है कि जनाब आखिर ये जाता किस तरफ को है। बिल्कुल सही है लिहारी साहब, मुझे बताया जा रहा है कि टाइम ख़त्म हो गया। सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। नज़ीर लिहारी साहब, सीनियर साफ़ी, थैंक यू वेरी मच सर। इफ्तिखार शराजी साहब, साफ़ी, तजियाकार, पर्सनल दोस्त भी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। जहांगीर खान जदून साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने भी हमें ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गो कि उनको जाना था और चले गए प्रोग्राम के दरमियान। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम की एक ही कंक्लूजन बनता है, और वो ये है, एक तो याद रखिए कि ये अगस्त का महीना है, 14 अगस्त से चंद ही दिन बाकी है, और इस वक्त पाकिस्तान अपने हुब्बुल वतनी और अपने मुल्क की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे वक्त में इस तरह की बुरी चीज़ें होना, ख़ास तौर पे जहाँ मुल्क के अंदर तकसीम करने की कोशिश की जाए, वो कोई अच्छी ख़बर नहीं है, और ऐसी चीज़ों को फिर अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाना ज़रूरी हो जाता है। ये था जी आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।